अरुण चौधरी लच्छू के नाम से या उसके गंदे जादू के कारनामों से बेखबर नहीं था। 1 साल की अवधि में वो बहुत से लोगों से उसकी रहस्यमय शख्सियत और उससे जुड़ी बेशुमार खौफनाक घटनाओं के बारे में सुन चुका था। उसने लोगों से सुनी सुनाई बातों से ये नतीजा निकाला था कि लच्छू शायद कोई अमानवीय हस्ती है। इंग्लैंड में पढ़ाई की वजह से वो खुद भूत प्रेतों वगैरह पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन कुछ पढ़े लिखे और ज़िम्मेदार लोगों ने भी लच्छू के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं बताई थीं जिन्हें वो नकार नहीं सकता था। अक्सर किताबों में भी उसने काले जादू और तंत्र मंत्र की दूसरी विद्याओं पर बहुत सी कहानियां पढ़ी थीं, मगर कभी गंभीरता से उनकी सच्चाई पर सोचा नहीं था। चंदनगढ़ में नियुक्ति के बाद उसने लच्छू को सिर्फ एक बार गौर से देखा था। उस दिन वो किसी ज़मीन का निरीक्षण करके घर वापस आ रहा था, जब संयोग से उसकी निगाहें लच्छू की तरफ उठ गई थीं, जो नदी किनारे एक जवान औरत से बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। कौन है ये आदमी? अरुण चौधरी ने अपने उस कर्मचारी से पूछा था जो उस वक्त दौरे पर उसके साथ था। ये लच्छू है सरकार, कर्मचारी ने सहम कर जवाब दिया था। चंदनगढ़ वाले इसके साए से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं। उसके साथ जो औरत है, क्या वो उसकी घरवाली है? अरुण ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। नहीं साहब, नौकर ने इस बार दबी ज़ुबान से कहा था। शादी तो शायद इसके बाप ने भी कभी नहीं की होगी। रही वो औरत तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो चरित्रहीन है। लच्छू के साथ उसके बड़े पुराने और गहरे संबंध हैं। अरुण चौधरी ने नौकर के कथन पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। वो लच्छू को देखने में व्यस्त था कि अचानक लच्छू चौंक कर उठ खड़ा हुआ था। बस एक पल के लिए दोनों की आंखें चार हुई थी। फिर लच्छू निगाहें झुकाकर तेज तेज चलता हुआ निगाहों से ओझल हो गया था। औरत अपनी जगह बैठी अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी। हैरत की बात है सर, अरुण चौधरी का नौकर ताज्जुब से बोला था। लच्छू जैसा शैतान और कमीना आदमी बड़े से बड़े अफसर को देखकर भी निगाहें नीची नहीं करता था, लेकिन आपको देखकर। बातें ज़रा कम किया करो, अरुण चौधरी ने नौकर को हल्का सा डांटा था और घर वापस आ गया। अरुण चौधरी फरिश्ता नहीं था, वह एक इंसान था। उसमें जहाँ कई खूबियाँ थी, वहाँ बहुत सी कमियाँ भी थी। दौलत की लालसा और रातों रात बड़ा आदमी बन जाने की इच्छा आम लोगों की तरह उसे कभी नहीं हुई थी, इसीलिए कि वो खुद खाते पीते घर का था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन ये इंसान की स्वाभाविक कमज़ोरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहता है। इसीलिए जब से उसने किले में खजाने वाली बात सुनी थी, उसके अंदर भी एक जिज्ञासा जाग उठी थी। लोगों के कहे अनुसार लच्छू खास तौर पर उस खजाने के फेर में ही एक अरसे से किले के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, लेकिन वो काले जादू का माहिर तांत्रिक होने के बावजूद अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। अब अरुण चौधरी भी इसी खजाने के लिए किसी न किसी तरह लच्छू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था। वो चाहता तो किसी जायदाद की तफ्तीश की आड़ लेकर चपरासी के ज़रिए लच्छू को अपने ऑफिस में भी बुलवा सकता था, लेकिन ये तरीका उसे मुनासिब नहीं लगा था। कासिम रिजवी से वस्सू के बारे में होने वाली मुलाकात में भी उसने कासिम रिजवी को टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन कासिम रिजवी भी दूसरों की तरह ही उसे लच्छू से दूर रहने की नसीहत देकर कानों का हाथ लगाते हुए चले गए थे। लेकिन अरुण चौधरी की दिलचस्पी लच्छू में कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। वो छुट्टी का दिन था, मौसम काफ़ी सुहाना था। अरुण चौधरी अपने ड्राइंग रूम में बैठा कॉफ़ी के मज़े ले रहा था। उसकी पत्नी शीतल और बेटा बंटी मौजूद थे। शीतल पति के करीब ही सोफे पर बैठी हुई थी। बंटी कालीन पर बैठा वस्सू के साथ अपने खिलौनों से खेलने में व्यस्त था। वस्सू ने बहुत जल्दी शीतल और बंटी के दिल जीत लिए थे। अरुण चौधरी भी उससे बहुत खुश था। उसने वस्सू की कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मुकर्रर की थी, लेकिन वो घर के ही किसी सदस्य की तरह उसका पूरा ख्याल रखता था। कभी कभी उसे जेब खर्च के नाम पर कुछ पैसे भी दे दिया करता था, जो उसे 1 महीने के लिए बहुत होते थे। मगर उस दिन वस्सू ने अरुण चौधरी को भी हैरत में डाल दिया था, जब उसने बंटी के बर्थडे पर कलाबाजियाँ खाने वाला बंदर का एक खिलौना उपहार में दे दिया था। बंटी ने दूसरे कई कीमती उपहारों से ज़्यादा बंदर को पसंद किया था। अरुण चौधरी अपने पिता प्रकाश चौधरी की तरह बच्चों के मामले में बहुत सावधान रहने का आदी था, इसीलिए उसने मेहमानों के जाने के बाद वस्सू को अलग बुलाकर बड़ी खूबसूरती से उसके उपहार के बारे में पूछा था। भाई, तुम्हारा करतब दिखाने वाला बंदर तो बंटी को बहुत पसंद आया है। ये मेरी खुशकिस्मती है साहब, बंटी भैया को तो बहुत से कीमती उपहार भी मिले हैं। वस्सू ने पूरे आदर और सम्मान से जवाब दिया था। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे चुनाव की दाद देता हूँ, अरुण चौधरी ने वस्सू को सराहते हुए कहा। फिर दबी जुबान में पूछा, क्या कीमत होगी भाई इस बंदर की? आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया है, उसके बदले में मैं आपसे दगाबाजी या फरेब करूँ, ये मैं भूल कर भी नहीं सोच सकता, वस्सू ने गंभीरता से जवाब दिया। आप मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे देते रहते हैं, उन्हें जोड़कर मैंने बंटी भैया के लिए वो बंदर खरीदा है। अरुण चौधरी का वस्सू की बुद्धि पर न सिर्फ हैरत हुई थी, बल्कि उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था।
वत्सु ने उसके मन का संदेह भांपकर बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई पेश की थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वत्सु, अरुण चौधरी ने बड़ी समझदारी से बात बनाते हुए कहा। फिर जेब से कुछ नोट निकालकर वत्सु की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा बंटी से प्यार का इनाम है। नहीं साहब जी, प्यार का कोई इनाम नहीं होता। वत्सु ने नोटों की तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया। प्यार का इनाम तो सिर्फ प्यार ही होता है। मुझे आप सबके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अरुण चौधरी ने वत्सु के जवाब से लाजवाब होकर नोट वापस जेब में डालकर कहा, तुम आज से मुझे साहब नहीं कहोगे। और क्या कहूँ साहब? अंकल। अरुण चौधरी ने प्यार से वत्सु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, इसी हिसाब से शीतल को आंटी कह दिया करना। इस वक्त भी अरुण चौधरी काफ़ी की हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए बड़े अपनेपन से वत्सु की तरफ देख रहा था जब शीतल ने कहा, अगर आप कहें तो मैं कुछ दिन के लिए इलाहाबाद चली जाऊं। क्यों, खैरियत तो है? अरुण चौधरी ने चौंक कर पूछा। ये बैठे बिठाए तुम्हें इलाहाबाद की याद कैसे आ गई? कल पापा का फ़ोन आया था, मम्मी की तबीयत कुछ ख़राब है। ओह, फिर तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। लेकिन तहसील के काम। अरुण चौधरी कहते कहते रुक गया। आप परेशान ना हों, शीतल ने कहा, मैं आपका प्रतिनिधित्व अच्छी तरह करूंगी। हाँ, अगर मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो आपको 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तुम कल ही वत्सु को साथ लेकर चली जाना, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करवा दूंगा। दूसरे दिन शीतल इलाहाबाद रवाना हो गई। अरुण चौधरी ने तन्हाई का एहसास कम करने के लिए दौरे का कार्यक्रम बना लिया था। इस बार उसने दौरे के इस प्रोग्राम को गुप्त रखा था ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसे अचानक पकड़ा जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो इस प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सका था। ऑफिस में छुट्टी होने के बाद उसने ड्राइवर को हिदायत दी थी कि वो गाड़ी निकाल कर तैयार रखे। खुद उसने कुछ देर आराम किया और फिर तैयार होकर जाने का इरादा कर ही रहा था कि घरेलू नौकर ने आकर बताया कि एक शख्स उससे मिलने के लिए आया है। क्या नाम है? अरुण चौधरी ने सरसरी तौर पर पूछा था। वो लच्छू है साहब, नौकर ने सहमे अंदाज में कहा। किसी जायदाद के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता है। लच्छू का नाम सुनकर अरुण चौधरी चौंका था। उसका दिल खुशी से बल्लियां उछलने लगा था, लेकिन उसने नौकर पर अपनी हालत जाहिर नहीं होने दी थी। सपाट अंदाज में बोला, लच्छू से कहो कि अगर उसे किसी जायदाद के बारे में बात करनी है तो कल ऑफिस में जाकर अमर सिंह से मिले। अपने कागजात एप्लीकेशन के साथ दाखिल दफ्तर करे। इस वक्त मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। साहब, अगर आप उससे मिल ही लें तो मुनासिब रहेगा, नौकर ने दबी हुई आवाज़ और बुझे हुए चेहरे से कहा। यूँ लगता था जैसे वो लच्छू से बेपनाह नफरत करने के साथ साथ उससे आतंकित भी हो। अरुण चौधरी ने कुछ देर नौकर के चेहरे पर विरोधाभासी भाव पढ़ने में लगाई, फिर सपाट स्वर में कहा, क्या दूसरों की तरह तुम भी लच्छू से डरते हो? आप उसकी हरामजदगियों से वाकिफ नहीं है साहब, नौकर ने बेबसी से कहा। अगर मैंने उसे वापस जाने को कहा तो हो सकता है वो इसे मेरी शरारत समझकर मेरी जान का दुश्मन बन जाए। अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहकर तुम्हारे लिए सुरक्षा उपलब्ध करवा सकता हूँ, अरुण चौधरी ने ऊपरी दिल से कहा। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, नौकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आप मेरी खातिर लच्छू से मिल लीजिए, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। अरुण चौधरी के हाथ जो सुनहरे मौका आ गया था उसे वो खुद भी गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकर पर एहसान जताने के लिए जानबूझकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला था। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो लच्छू को ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाओ और ड्राइवर से कहो कि वो घर जा सकता है। मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया है। नौकर ने आभारी निगाहों से अरुण चौधरी की तरफ देखा, फिर उल्टे कदमों बाहर चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो लच्छू अपनी तमाम शैतानियों के साथ वहाँ एक तरफ खड़ा था। अरुण चौधरी पर निगाह पड़ते ही उसने बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़ लिए थे। उसके जिस्म पर इस वक्त काले रंग की आधी धोती नजर आ रही थी। सीना नंगा था जिस पर लंबे लंबे काले बाल झाड़ियों की तरह एक दूसरे से उलझे नजर आ रहे थे। अरुण चौधरी बड़े गौर से लच्छू के अजीबोगरीब डरावने वजूद को देख रहा था। उसका सिर काले अंडे के छिलके की तरह सपाचट था। उसने बड़ी दीनहीन सूरत बना रखी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में इस वक्त भी शैतानी ताकतें नाचती दिखाई दे रही थीं। लच्छू ने अपने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े कागजात दबा रखे थे। अरुण चौधरी ने उससे कागजात लेकर उनका अध्ययन किया तो वो चौंके बगैर ना रह सका। वो किसी ऐसी जायदाद से संबंधित थे जिसके 2-3 दावेदार पहले से मौजूद थे और एक अरसे से उनमें जायदाद के लिए खींचातानी चल रही थी। लच्छू एक नए दावेदार के रूप में सामने आया तो अरुण चौधरी झल्ला सा गया। वो ठोस आवाज़ में बोला, अब तक तुम कहाँ सोए हुए थे? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा सरकार, लच्छू पलकें झपकाते हुए बोला। मेरा मतलब है कि तुम जिस जायदाद के लिए कागजात दाखिल करने आए हो उसके 2-3 दावेदार पहले से ही मौजूद हैं।
मेरे कागजात गुम हो गए थे सरकार, इसीलिए देर सवेर हो गई। लच्छू ने अपनी खुरदुरी आवाज़ में कहा। आप बादशाह हैं, दो चार शब्द मेरे लिए लिख देंगे तो सेवक का भला हो जाएगा। अरुण चौधरी दिलचस्पी से लच्छू की तरफ देख रहा था, जो शायद लच्छेदार बातें करने में भी माहिर था। जो कागजात लच्छू ने पेश किए थे वो भी अरुण चौधरी को जाली नजर आ रहे थे, लेकिन उसने ये बात प्रकट नहीं की। वो अपना दबदबा बरकरार रखते हुए लच्छू से संपर्क बढ़ाना चाहता था। वो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा कर बोला, मैंने यहाँ के लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं। क्या लोगों का ये ख्याल सही है कि तुम कई रहस्यमय और गुप्त शक्तियों के मालिक हो? जवाब में लच्छू की निगाहों में शैतानी सायों का नाच तेज हो गया। उसके पतले पतले भद्दे और गलीज होंठों पर एक घिनौनी मुस्कुराहट उभर आई। लोग तो देवी देवताओं पर भी लांछन लगाने से नहीं चूकते सरकार, मैं तो केवल एक तुच्छ मानव ही हूँ। तुम शायद विनम्रता से काम ले रहे हो, अरुण चौधरी ने गंभीरता से कहा। फिर बगैर कोई भूमिका बांधे राजदारी से बोला, मेरे ऑफिस से एक अहम फाइल गुम हो गई है। उस फाइल का मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम इस बारे में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आप लच्छू को अपना सेवक ही समझे सरकार, लच्छू ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। परंतु आपको उस फाइल की चिंता क्यों सता रही है? वो तो आपके यहाँ आने से पहले ही गुम हो गई थी। आई सी। अरुण चौधरी ने चौंक कर एक बार फिर लच्छू को बड़े गौर से देखा। तो तुम उस फाइल चुराने वाले का पता चला सकते हो? आप आज्ञा दें सरकार, सेवक आपको निराश नहीं करेगा। लच्छू के लहजे में बला का आत्मविश्वास और घमंड शामिल थे। अचानक अरुण चौधरी के जहन में एक ख्याल बड़ी तेजी से उभरा। लच्छू जिन जाली कागजातों को साथ लेकर उससे मिलने आया था वो सिर्फ एक चाल थी, एक बहाना था उससे मुलाकात करने का। लेकिन क्यों? उससे लच्छू को क्या लालच था? अगर लच्छू अपनी गुप्त ताकतों से गुमशुदा फाइल का पता चला सकता था तो उन्हीं ताकतों द्वारा इस जायदाद के बाकी दावेदारों को भी रास्ते से हटा सकता था। किन विचारों में खो गए मेरे हुजूर? लच्छू ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। इंसान ज़्यादा छानबीन करने के चक्कर में कभी कभी भटक भी जाता है। तुमने अभी जो जायदाद के कागज़ मुझे दिखाए थे वो जाली हैं सरकार, लच्छू ने अरुण चौधरी के करीब होते हुए कहा। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि अरुण चौधरी का दिल डावाडोल होने लगा। लच्छू ने बात जारी रखी। आपके शुभ चरणों तक पहुंचने के लिए सेवक लच्छू ने ये ढोंग रचाया था। ओह, अरुण चौधरी ने मंत्रमुग्ध ढंग से कहा, दिलों की बातें भी जान लेते हो? आपकी कृपा है सरकार, वरना मैं नीच जात भला किस काबिल हूँ। लच्छू, अरुण चौधरी ने लच्छू की गुप्त शक्तियों को महसूस किया तो खुलकर बात की। क्या तुम जानते हो कि पुराने किले में कोई शाही खजाना भी मौजूद है? खजाने की वजह से ही वहाँ आम लोगों के दाखिले पर रोक लगा रखी है। सेवक लच्छू तो और भी बहुत कुछ जानता है सरकार, लेकिन ये जगह ऐसी बातों के लिए उचित नहीं है। मैं रात को 12 बजे मरघट के निकट प्राचीन काली मंदिर के पास मिलूंगा। लच्छू ने अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे झुकाकर बड़ी धीमी आवाज़ में कहा। फिर इससे पहले कि अरुण चौधरी कुछ कह पाता वो तेज़ी से पलटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकलता चला गया। पुलिस थाने का इंचार्ज इस वक्त अपने खास कमरे में बैठा शराब की चुस्कियां लेने में व्यस्त था। उसे यकीन था कि इस तूफानी रात में, जबकि आवारा कुत्ते भी गलियों में भौंकते फिरने की बजाय किसी कोने खुदरे में दुबके बैठे होंगे, कोई पुलिस थाने का रुख नहीं करेगा। लेकिन उसका ये अंदाज़ा उस वक्त गलत साबित हो गया जब एक संगीनधारी सिपाही ने कमरे में दाखिल होकर उसे राजपाल के आगमन की सूचना दी। उसे मेरे पास भेज दो, थाना इंचार्ज ने कहा। और एक बात का ध्यान रहे कि जब तक वो मेरे पास रुके कोई तीसरा आदमी इधर ना आने पाए। सिपाही सैल्यूट ठोंक कर चला गया तो एसओ, जिसका नाम मनोहर सिंह था, अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। भाई भतीजावाद का एक नमूना था। ये यहाँ जेम्स की वजह से नियुक्त था। मनोहर ने गिलास में भरी शराब एक ही सांस में गले से उतार ली थी। राजपाल का नाम सुनकर उसके चेहरे पर अच्छे या बुरे किसी किस्म के भाव नहीं उभरे थे, लेकिन उसकी रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार ज़रूर तेज़ हो गई थी। वो गृह मंत्री की कोठी के मैनेजर का खास भेदिया था, इसीलिए उसने मनोहर को यहाँ बुलवाकर उसे यहाँ का थाना इंचार्ज बनवा दिया था। मनोहर अपनी स्थिति से बेहद खुश था। दरअसल मनोहर सिंह की इस तैनाती और इस पर जेम्स की मेहरबानियों के पीछे मनोहर की खूबसूरत बीवी थी, लेकिन मनोहर को शायद इस बात की खबर ही नहीं थी। वो अपने ठाठ बाट को अपनी योग्यता की वजह से ही समझ रहा था। चंदनगढ़ में चार्ज संभालने के बाद जेम्स ने उसे कई बार गृह मंत्री की कोठी में तलब किया था, जो मनोहर के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था। जेम्स के इशारे पर मनोहर कई ऐसे काम कर चुका था
जो या तो कानून के दायरे से बाहर थे या फिर कोई छटा हुआ मुजरिम ही वैसे कामों में हाथ डाल सकता था। इस वजह से मनोहर और जेम्स में काफ़ी खुली दोस्ती हो गई थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि दोनों ही हेकड़ीबाज थे और पूरे चंदनगढ़ को अपने बाप की जागीर समझते थे। जेम्स के संरक्षण की वजह से मनोहर सिंह ने जल्दी ही चंदनगढ़ के अंदरूनी मामलों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। थाने के सीनियर ऑफिसर और हवलदार, सिपाही उसे बाहर से बुलाकर अपने सिर पर बिठा देने से खफा थे, लेकिन वो सब चूंकि जेम्स की ताकत से वाकिफ थे, इसीलिए किसी ने चूंचा करने की जुर्रत नहीं की थी। वो सब दिल पर पत्थर रखकर मनोहर सिंह के साथ काम कर रहे थे। मनोहर सिंह हर लिहाज से एक अयोग्य और अक्षम ऑफिसर था, लेकिन संयोग से एक पार्टी में मनोहर की कड़क जवान और हसीन बीवी से जेम्स की मुलाकात हो गई थी। फिर वो अपने पति के लिए तरक्की की सीढ़ी बन गई थी। खुद जेम्स को भी इस बात का पता बहुत बाद में चला था कि जिस औरत को वो किसी बहुत बड़े ऑफिसर या उद्योगपति की बीवी समझ रहा था, वो सिर्फ पुलिस के एक सहायक सब इंस्पेक्टर की बीवी थी। फिर इस ख्याल से कि उससे ताल्लुकात की वजह से कहीं लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिल जाए, उसने मनोहर को सीधा इंस्पेक्टर बनवा दिया था। बहरहाल हालात ने जेम्स और इंस्पेक्टर मनोहर को एक दूसरे की ज़रूरत बना दिया था। मनोहर यूँ तो किसी बड़े ओहदे के काबिल नहीं था, लेकिन शातिराना साजिशों के मामलों में उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता था। उसने अपनी निजी हैसियत में जो काम जेम्स के लिए किए थे, उनके कुछ सबूत भी अपने पास सुरक्षित रख लिए थे, ताकि वक्त ज़रूरत उन्हें जेम्स पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ जेम्स भी कील कांटों से पूरी तरह लैस था। वो जब चाहता तब मनोहर के गुरूर को खाक में मिला सकता था। केंद्रीय गृह मंत्री का करीबी और विश्वास पात्र होने के नाते उसके अधिकार बहुत विस्तृत थे, जिसे कोई मामूली पुलिस ऑफिसर चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन उस दिन जेम्स को एक ज़बरदस्त धक्का लगा था, जब उसे मालूम हुआ था कि उसकी बीवी जूलिया, जो हर तरह से समाज की एक सेलिब्रिटी समझी जाती थी, चंदनगढ़ के सबसे गंदे आदमी का बिस्तर गर्म कर रही थी। लच्छू के रहस्यमय वजूद और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जेम्स को भी विस्तार से खबरें मिलती रही थीं। इसीलिए वो भयभीत था कि अगर उसने खुलकर लच्छू के मुकाबले में आने की कोशिश की तो उसे भी जान का खतरा लग जाएगा। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया था और जूलिया पर कुछ पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। जेम्स ने दबी जुबान में जूलिया को यह इशारा भी किया था कि अगर वो चाहे तो अपने सामाजिक स्तर के किसी बड़े आदमी से दोस्ती की पींगें बढ़ा सकती है, लेकिन लच्छू से उसे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन जूलिया ने बड़ी दीदा दिलेरी से लच्छू से अपने किसी तरह के संबंध का खंडन किया था, लेकिन वो छुप छुप कर बराबर लच्छू से मिलती रहती थी। लच्छू से गुप्त शक्ति के अलावा एक मर्द के रूप में भी बहुत ज़्यादा भाग गया था। वो जूलिया को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया करता था। उसने लच्छू से इस बात की शिकायत भी की थी कि जेम्स उनके संबंधों के दरमियान दीवार बनकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। जेम्स को जब इस बात की खबर मिली कि जूलिया गंदगी में लगातार धंसती ही जा रही है, तो उसने लच्छू को रास्ते से हटाने के लिए एक जाल तैयार किया था। उसने मनोहर को बुलवाकर पहली बार कड़े लहजे में कहा था, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लच्छू की वजह से चंदनगढ़ के लोगों में हर वक्त खौफ और दहशत की लहर दौड़ती रहती है। अगर ये बात चीफ मिनिस्टर या माननीय होम मिनिस्टर जी के कानों में पड़ गई तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा। अगर आपका इशारा मिले तो मैं कोई गड़बड़ी पैदा करके पुलिस एनकाउंटर में लच्छू को उड़ाकर हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म कर दूं सर, मनोहर दबे स्वर में बोला था। नहीं, जेम्स ने फ़ौरन कहा था, मैं तुम्हें किसी किस्म की गड़बड़ी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने से कुछ और राजनीतिक समस्याएं उठ खड़ी होने से विरोधी भी हंगामे करने लगेंगे, जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ होगा। लच्छू के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है जिसके आधार पर लच्छू को गिरफ्तार करके रोका जा सके। मनोहर ने कहा था, चंदनगढ़ के लोग उससे इतने भयभीत रहते हैं कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता। एक रास्ता तो है, जेम्स ने सोचते हुए कहा था, मगर तुम्हें बड़ी समझदारी और खामोशी से काम करना होगा। चंदनगढ़ में एक शख्स ही ऐसा है जो हमारी ये मुश्किल आसान कर सकता है। वो कौन है? राजपाल, जेम्स ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया था। लच्छू ने उसका घर जला दिया था, जिसमें जलकर उसकी बीवी और बेटी दोनों भस्म हो गई थी, लेकिन ना जाने कैसे राजपाल बच गया था। बाद में उसने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक शिकायत भेजी थी जो मेरे हाथ लग गई। उस शिकायत के मुताबिक लच्छू राजपाल की बेटी सांवली को चाहता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन राजपाल अपनी बेटी सांवली का रिश्ता एक व्यापारी धर्मचंद से तय कर चुका था। लच्छू ने राजपाल के घर को आग लगा दी और इसके साथ ही उसने धर्मचंद को भी ठिकाने लगा दिया था। तुम राजपाल को विश्वास में लेकर लच्छू के खिलाफ मसाला इकट्ठा कर सकते हो। क्या उस वक्त राजपाल ने पुलिस में कोई बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी? नहीं,
जेम्स ने सपाट आवाज़ में कहा। उसने होम मिनिस्टर साहब को भेजी अपनी शिकायत में यह भी लिखा था कि लच्चू काले जादू या किसी ऐसी विद्या में माहिर है जिससे कि लोग उससे डरते हैं। मनोहर को ज़ाती तौर पर भी लच्चू की गुप्त शक्तियों के बारे में मालूम था, लेकिन उसने ये बात जेम्स को नहीं बताई। उसने कुछ देर जेम्स से विचार विमर्श के बाद गुप्त रूप से राजपाल को बुलाया था। राजपाल पहले तो सामने आने से इनकार करता रहा था, लेकिन जब मनोहर सिंह ने उसे हर तरह से पूरी सुरक्षा और राजदारी का आश्वासन दिया था तो वह तैयार हो गया था। और अब इतनी रात गए संतरी ने मनोहर सिंह बांगड़ को राजपाल के आने की सूचना दी तो वह संभल कर बैठ गया था। शराब की बोतल और गिलास मनोहर सिंह बांगड़ ने संतरी के कमरे से जाते ही छुपा दिए थे। राजपाल कमरे में दाखिल हुआ था तो उसके कपड़े बारिश के पानी और धूल मिट्टी से बहुत ख़राब हो रहे थे, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी बेचैन और जोश में नज़र आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। बैठो, मनोहर सिंह बांगड़ ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं इस समय बैठने के इरादे से नहीं आया सरकार, राजपाल ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मनोहर बांगड़ ने उसकी दिली हालत का अंदाज़ा लगाते हुए संक्षेप में पूछा। कब्रिस्तान में, राजपाल ने मुट्ठियां भींच कर जवाब दिया। मैं आपको वो टूटी हुई कब्र दिखाना चाहता हूँ जहाँ मेरी सांवली की गली सड़ी हड्डियाँ आज भी उस शैतान के इशारे पर खड़खड़ाने लगती हैं। राजपाल, तुम होश में तो हो? मनोहर बांगड़ ने उसे घूर कर पूछा। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, राजपाल ने हाथ जोड़कर रुंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मैं भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उस पापी को अपनी बेटी सांवली की आत्मा से बातें करते देखा और कानों से बातें सुनी हैं। मेरी बेटी की आत्मा अभी तक उस दुष्ट आत्मा लच्चू के कब्जे में है। राजपाल ने मनोहर बांगड़ के कहने पर पूरा विवरण उसे सुना डाला तो मनोहर बांगड़ अपनी कुर्सी पर कसमसा कर रह गया। राजपाल ने जो कुछ बताया था वो अविश्वसनीय था, लेकिन जेम्स ने उसे जो हिदायत दे रखी थी उसकी वजह से वो राजपाल की बातों को झुठला भी तो नहीं सकता था। मेरी बात का यकीन करें सरकार, राजपाल भावुक होने लगा था। उस हरामई ने मेरी सांवली को दुल्हन का रूप देकर सब कुछ उगलवा लिया, फिर उन हड्डियों को कब्र में रखकर उन पर झाड़ झनकार डालकर वहाँ से चला गया। ठीक है, इंस्पेक्टर मोहन बांगड़ ने कुछ सोचकर कहा। तुम बाहर जाकर गेट पर बैठो, मैं तैयार होकर आता हूँ। राजपाल कमरे से चला गया तो मोहन बांगड़ ने कुर्सी से उठकर बेचैनी से कमरे में टहलना शुरू कर दिया। उसे राजपाल की दिमागी हालत पर ही शक हो रहा था। अगर वो राजपाल की बातों पर यकीन कर भी लेता तो किसी टूटी हुई कब्र से बरामद होने वाली कुछ हड्डियों की बिना पर वो लच्चू को कानून की गिरफ्त में नहीं ले सकता था। काफ़ी देर के सोच विचार के बाद उसने वक्ती तौर पर यही फैसला किया कि राजपाल की तसल्ली की खातिर कब्रिस्तान में जाकर वो कब्र देख ली जाए। बाकी ज़ाब्ते की कार्यवाही बाद में कोई योजना बनाकर भी की जा सकती है। लेकिन अपने कमरे से निकलने के बाद उसने जो मंजर देखा उसने इंस्पेक्टर बांगड़ जैसे धूर्त और पत्थर दिल आदमी के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। राजपाल थाने के गेट के सामने चारों खाने चित पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने घेरों से निकलकर बाहर आ गई थीं। गले पर नील के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी अमानवीय ताकत ने राजपाल का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मोहन सिंह बांगड़ बौखलाकर वापस अपने कमरे की तरफ लपका। कमरे में आकर उसने फौरन फ़ोन पर जेम्स से संपर्क करके उसे हालात की सूचना दी। फिर दूसरी तरफ से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक उसने राजपाल की लाश खामोशी से उठवाई और उसके साथ एक भारी पत्थर बांधकर उसे नदी में फिकवा दिया था। स्टाफ को उसने बड़ी सख्ती से समझा दिया था कि वो थाना परिसर में मरने वाले के बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखे, वरना उसकी खैर नहीं। जेम्स इस वक्त अपने बेडरूम में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। मनोहर सिंह बांगड़ से मिलने वाली सूचना ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसे यकीन था कि राजपाल की मौत में भी ज़रूर शैतानी ताकतों का हाथ होगा। जेम्स को राजपाल की मौत की ज़्यादा परवाह नहीं थी, जितनी फिक्र इस बात की थी कि कहीं लच्चू को ये बात भी ना मालूम हो गई हो कि इंस्पेक्टर बांगड़ ने जो कुछ किया था वो जेम्स से मिलने वाले हिदायत के बाद किया था। ऐसी स्थिति में लच्चू का ध्यान जेम्स की तरफ भी केंद्रित हो सकता था और वो भी उसके कहर का निशाना बन सकता था। जेम्स के जहन में उभरने वाली आशंकाएं उसे परेशान कर रही थीं। उसने जहनी तनाव कम करने के लिए अलमारी से शराब की बोतल और गिलास निकालकर अपने लिए एक लंबा पैग तैयार किया और उसे 2 ही घूंट में पी गया। शराब पीने के दौरान जेम्स की निगाहें निरंतर जूलिया पर जमी हुई थी, जो थोड़ी देर पहले स्लीपिंग गाउन पहने जेम्स के नरम गरम बिस्तर में उसकी आगोश में सो रही थी। वो अब भी जेम्स की परेशानी से बेखबर मज़े से सो रही थी। उसका स्लीपिंग गाउन अस्त व्यस्त हो रहा था और जगह जगह से उसका गोरा गुलाबी हसीन जिस्म झांक रहा था। लेकिन इस वक्त
जेम्स उस हसीन जिस्म के उत्तेजक उतार चढ़ाव को देखकर कुछ और उलझ गया। ये एहसास किसी जहरीले तीर की तरह उसके जहन में चुभ कर रह गया कि वो इस वक्त जिस गंदी और नापाक शख्सियत की वजह से अपनी परेशानी को शराब में घोल रहा था, वही नापाक और गलीज शख्सियत जूलिया के हसीन जिस्म से संबंध रखती थी। बेडरूम में रोशन नीले रंग के छोटे बल्ब की रोशनी ने इस वक्त उसके जिस्म को और भी क़यामत बना रखा था। जेम्स ने नफ़रत से अपनी निगाहें जूलिया की तरफ से फेर ली। फिर 2-3 बड़े पैग पीने के बाद ही उसकी वहशत में कुछ कमी आ गई थी, लेकिन लच्छू इस वक्त भी किसी जहरीले कन खजूरे की तरह उसके जहन में कुलबुला रहा था। लच्छू का वजूद अब जेम्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उसके पास बहुत अधिकार थे। पूरे ज़िले में उसके नाम का डंका बजता था और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसकी कोई बात नहीं टालते थे। केंद्र में तो उसकी पहुंच थी ही। उसकी ज़रा सी टेढ़ी भ्रिकुटी भी चंदनगढ़ के बड़े से बड़े आदमी की मौत का कारण बन सकती थी। इंस्पेक्टर बांगड़ के अलावा दूसरे बड़े ओहदेदार भी उसे खुश करने के लिए उसके आगे पीछे मंडराया करते थे। लच्छू को रास्ते से हटाने के लिए वो किसी को भी लगा सकता था, लेकिन राजपाल की मौत जिन हालात में हुई थी, उसने जेम्स के भी कसबल ढीले करके उसे डरा दिया था। लच्छू को अपनी गुप्त शक्तियों के ज़रिए उस जाल का पता चल गया था जो राजपाल के रूप में उस पर फेंका जाने वाला था। उसने अपनी शक्ति से थाने के अंदर ही राजपाल को भयानक मौत मार दिया था। थाने के बहुत से लोगों ने राजपाल की मौत का दृश्य अपनी आंखों से देखा था। हालांकि मनोहर बांगड़ के हुक्म ने उनके मुंह बंद कर रखे थे, लेकिन बहरहाल वो चश्मदीद गवाह थे। उनमें से अगर एक भी बगावत करके ज़ुबान खोल देता तो इंस्पेक्टर मनोहर बांगड़ पर भारी मुसीबत टूट सकती थी। फिर मुसीबत से बचने के लिए बांगड़ आखिरी उपाय के तौर पर जेम्स का नाम जुबान पर ले आता। ऐसी स्थिति में जेम्स की सारी इज्जत और साख मिट्टी में मिल जानी थी। इन तमाम खतरों से बचने का एक ही उपाय उसे सूझ रहा था, किसी भी तरह लच्छू को ख़त्म कर दिया जाए। लच्छू की संभावित मौत के ख्याल के साथ ही जेम्स की निगाहें दोबारा जूलिया की तरफ उठ गईं, जो ना सिर्फ खूबसूरत बला की हसीन और गुदाज जिस्म वाली रसीली औरत थी, बल्कि लच्छू के साथ उसके यौन संबंध भी थे। अगर वो जेम्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाती तो बड़ी आसानी से शराब में तेज़ जहर मिलाकर लच्छू के मनहूस और घृणित वजूद को हमेशा की नींद सुला सकती थी। अंग्रेज़ी इतिहास में बेशुमार पृष्ठ ऐसी घटनाओं से भरे पड़े थे, लेकिन जेम्स को उम्मीद नहीं थी कि जूलिया उसकी जान बचाने के लिए लच्छू की मौत को तरजीह देगी। जेम्स की आंखों में नफ़रत और हिकारत की चिंगारियां चटकने लगीं। उसने जूलिया की बेवफाई के नाम पर शराब का एक और गिलास गले से उतार लिया। उसके जहन में कई ऐसे नाम चकराने लगे जो किसी आड़े वक्त में उसका साथ दे सकते थे। वो इन नामों की लिस्ट पर किसी मंजे हुए राजनेता की तरह गौर करता रहा। अचानक उसके जहन में भैरव सिंह का नाम घूम गया। भैरव सिंह एसपी के ओहदे पर था। वो बेहद बेखौफ होने के साथ साथ बेहद चलता पुर्जा भी था। वो अपने ओहदे और कुर्सी की ताकत से फ़ायदा उठाने में भी माहिर था, लेकिन एक कत्ल के मामले में फंसकर सस्पेंड हो गया था। मृतक के परिवार वालों ने, जो बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने भरी अदालत में भैरव सिंह पर आरोप लगाया था कि उसने कातिलों को मुंह मांगी रकम लेकर फरार होने को मौका उपलब्ध करवाया था। भैरव सिंह इन दिनों भी सस्पेंड था और अपने बचाव के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। जेम्स ने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। उसने 2 क्षण के लिए कुछ सोचा, फिर जूलिया की क़यामत खेज जवानी पर एक निगाह डालता हुआ बेडरूम से निकलकर अपनी स्टडी में आ गया। उसने स्टडी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपने ख़ास फ़ोन का रिसीवर उठाकर भैरव सिंह के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ लगातार घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन सुनने की जहमत गंवारा नहीं की। या तो उधर के लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे, या फिर वर्तमान हालात को देखते हुए जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। जेम्स ने लाइन काटकर दोबारा नंबर मिलाए, मगर दूसरी बार भी उसके हाथ मायूसी ही लगी। तो उसने झल्लाए ढंग से बास्टर्ड कहकर अपना थोड़ा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। वो स्टडी खोलकर बाहर आया और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसका जहन शराब के नशे से इस वक्त कुछ ज़्यादा ही अस्थिर हो गया था। इस ख्याल से कि कहीं जूलिया को उसकी परेशानी के बारे में मालूम ना हो जाए, उसने बहुत आहिस्ता से बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। दूसरे ही क्षण उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जूलिया अजीब से अंदाज में बिस्तर पर बैठी उसे ही घूर रही थी। उसकी खुली आंखें स्थिर और सुस्त नज़र आ रही थीं। उनमें वो खुमार और मस्ती मौजूद नहीं थी
जो पहली नज़र में ही देखने वालों को दीवाना बना देती थी। जेम्स को ऐसे लगा जैसे वो जागते हुए भी सो रही है। उसका खूबसूरत जिस्म संगमरमर की मूर्ति की तरह निश्चल दिखाई दे रहा था। क्या बात है डार्लिंग? जेम्स ने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराने की कोशिश की। तुम तो हमेशा बहुत गहरी नींद सोने की आदी हो, फिर आज बेवक्त कैसे जाग गई? जेम्स, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आन बान और शान का सूरज, जो फिलहाल शिखर पर चमक रहा है, हमेशा के लिए डूब जाए? जेम्स ने जूलिया के गुदाज गुलाबी होठों को हिलते हुए देखा, लेकिन जो आवाज़ उसके कान सुन रहे थे वो जूलिया की हरगिज़ नहीं थी। एक पल को जेम्स का सारा नशा हिरण हो गया। खौफ की एक लहर बड़ी तेज़ी से उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, मगर दूसरे ही क्षण उसने अपने दिलो दिमाग पर काबू पाते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बार जूलिया के होठों से एक नई आवाज़ निकली। क्या चंदनगढ़ से तुम्हारा दिल भर चुका है? क्या चाहते हो तुम? जेम्स के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। उसके जहन में लच्छू का रहस्यमय नाम खतरे की लाल बत्ती बनकर तेज़ी से जलने बुझने लगा। अब जब तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल आ ही गया है तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। भला चाहते हो तो मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारे पास जिंदा रहने का बस यही एक रास्ता है। ज़्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंत राजपाल से भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक होगा। जेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी अदृश्य शक्ति के एहसास ने उसके मजबूत जहन को झंझोड़ कर रख दिया था। वह फटी फटी आंखों से जूलिया को देख रहा था, जिसके अंदर जैसे कोई और आत्मा घुसी बैठी थी। खुद भी खाओ पियो ऐश करो और दूसरों को भी मौज करने दो। मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करोगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या क्या मैं इस वक्त लच्छू की आवाज़ सुन रहा हूँ? जेम्स ने हिम्मत करके पूछा। नाम की बात छोड़ो महाराज, काम की बात करो। इस बार उभरने वाली आवाज़ में गहरा व्यंग और तीखी हिकारत थी। तुम किसी दूसरे की पत्नी के शरीर से खिलवाड़ करते हो तो फिर अपनी पत्नी को यह अधिकार क्यों नहीं देते कि वो भी जिससे चाहे खेले? तुम तो अंग्रेज़ हो, तुम्हारे उधर तो उल्टा सीधा सब चलता है। पाप और पुण्य की बातें तुम्हारे जैसे दो मुँहे सांप को शोभा नहीं देती। शरीर के संबंधों में गोरा काला नहीं चलता। दिल से दिल मिल जाए तो सब पुण्य बन जाता है। मित्र बनकर रहोगे तो तुम्हारे जीवन के रंग और निखरेंगे। शत्रुता मोल लोगे तो तुम्हारे शरीर की हड्डियां भी किसी को नहीं मिलेंगी। एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी सुंदर पत्नी मेरी शरण में है। उससे बिगाड़ करोगे तो घाटे में रहोगे। मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करता हूँ, जेम्स ने कुछ सोचकर जल्दी से कहा। परंतु तुम अपनी पत्नी के कारण अपनी बदनामी से डरते हो, क्यों? जेम्स से ये जवाब सुनकर उछल पड़ा। जो बात उसके दिल में आई थी वही जूलिया के मुंह से मर्दाना आवाज़ में निकली थी, तो जेम्स के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। मैं जा रहा हूँ सरकार, परंतु एक बात याद रखना, मेरा रास्ता काटने की कोशिश कभी भूल कर भी मत करना। एक दोस्त की हैसियत से क्या तुम मेरे काम आते रहोगे? जेम्स ने मौकापरस्त राजनीतिक की तरह तेज़ी से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला उसे। जूलिया ने कसमसाकर एक लंबी अंगड़ाई ली और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जेम्स की आंखें निरंतर उसके जिस्म पर ही जमी हुई थी, जो पूरे जोर शोर से उसे दावत दे रहा था। जेम्स बेड की तरफ बढ़ गया। अरुण चौधरी बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी था, लेकिन लच्छू से मिलने के बाद वो कुछ व्यग्र और परेशान हो गया था। लच्छू से उसकी मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं रही थी, लेकिन अरुण चौधरी ने महसूस कर लिया था कि वो बड़े मजबूत दिल और दिमाग का मालिक था और उसके पास वाकई गुप्त ताकतें थीं। उसकी सुर्ख आँखों में सम्मोहन की वो तमाम विशेषताएं थीं जो किसी भी इंसान को पल भर में हिप्नोटाइज कर सकती थीं। जायदाद के कागजातों के बारे में भी लच्छू ने बाद में जिस दीदा दिलेरी से उनके जाली होने को स्वीकार किया था, वो भी इस बात का सबूत था कि वो किसी से भी डरने का आदी नहीं था। उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था और इसी आत्मविश्वास ने उसे बेखौफ बना दिया था। लच्छू के जाने के बाद अरुण चौधरी काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। लच्छू उसके दिलो दिमाग पर किसी भारी बोझ की तरह धरा पड़ा था। उसने कई बार उसका ख्याल जहन से झटकना चाहा था, लेकिन हर बार लच्छू का ख्याल किसी प्रेत की तरह उसके जहन पर छा जाता था। आराम करने को वो थोड़ी देर के लिए बेडरूम में भी जाकर लेटा था। शाही खजाना हासिल करने की ख्वाहिश रह रहकर उसके दिल में करवटें ले रही थी, लेकिन महज खजाने के लिए वो अपनी साख को दांव पर नहीं लगा सकता था।
लच्छू जैसे शैतान की बातों और वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, मगर इन तमाम बातों के बावजूद एक सवाल रह रहकर उसके जहन में उभर रहा था। लच्छू ने जाली कागजातों का सहारा लेकर उससे मिलने की कोशिश क्यों की थी? वो उससे क्या चाहता था? रात का खाना खाने के बाद वो टहलने के इरादे से लॉन में आया था तो वो नौकर दोबारा उसके सामने आ गया था, जिसने उसे लच्छू के आने की सूचना दी थी और उससे मिलने का आग्रह किया था। अरुण चौधरी ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो वो दबी जुबान से बोला, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी की ज़रूरत है साहब, मैं गांव जाना चाहता हूँ। कोई ख़ास वजह? मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। चाची जी भी बहुत बूढ़ी हैं, वो उनकी देखभाल नहीं कर सकती, इसीलिए। दोपहर तक तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अरुण चौधरी ने नौकर को घूरा था। ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे याद नहीं रहा साहब। वस्सु को इलाहाबाद से आ लेने दो, तभी मैं तुम्हारी छुट्टी के मामले पर गौर करूंगा। आप ऑफिस के किसी चपरासी से भी काम चला सकते हैं साहब, मेरा फ़ौरन जाना बहुत ज़रूरी है, नौकर ने रो देने वाले ढंग से कहा। मेरा तो ख्याल है तुम लच्छू से ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हो। अरुण चौधरी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की तो नौकर के चेहरे पर खौफ और दहशत के मिले जुले भाव उभर आए। जान सबको प्यारी होती है साहब, नौकर ने धीरे से कहा था। क्या लच्छू ने जाते जाते तुमसे कुछ कहा था? नहीं सरकार, लेकिन उसने जिन नज़रों से मुझे देखा था वही मेरे लिए बहुत है, नौकर ने कहा। मैं मौत से नहीं डरता, 10-12 आदमियों से भी घिर जाऊं तब भी भागने की बजाय आखिरी दम तक जान पर खेल कर भी मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन शैतानी ताकतों और काले जादू वालों से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था? आप पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं साहब, मैं आपकी बातों से इनकार नहीं करूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर लच्छू तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वक्ती तौर पर तुम्हारे सामने से हट जाने पर बाद में तुम्हें माफ़ कर देगा? अरुण चौधरी ने सपाट आवाज़ में पूछा। लच्छू के बारे में किसी बात की कोई गारंटी नहीं है साहब, लेकिन इंसान अपने बचाव की कोशिश तो करता ही है ना। ठीक है, कल ऑफिस में अपनी दरख्वास्त पेश करना। नौकर की बातें सुनकर अनिल चौधरी की बेचैनी कुछ और बढ़ गई थी। इसी ने आग्रह किया था कि वो लच्छू से ज़रूर मिले। अब वही लच्छू से भागने के लिए छुट्टी लेकर उसकी नज़रों से दूर हो जाने के चक्कर में था। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद अरुण चौधरी वापस अपने बेडरूम में आ गया। फिर ये तय करके कि उसे खुलेआम लच्छू से नहीं मिलना चाहिए, उसने कपड़े बदले और लेट गया था। आमतौर पर वो रात 10 बजे तक सो जाने का आदी था, मगर इस वक्त 11:30 बज रहे थे और नींद अरुण की आंखों से कोसों दूर थी। लच्छू की कल्पना उसकी नींद उड़ा रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश जारी थी। वो इस रात लच्छू से ना मिलने का फैसला कर चुका था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति थी जो बार बार उसे उस मुलाकात के लिए उकसा रही थी। वॉल क्लॉक ने रात के 12 बजाए तो अरुण चौधरी ने अवचेतन ही बिस्तर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी उसने कपड़े बदले और फिर कोठी के पिछले दरवाजे से निकलकर उस रास्ते पर बढ़ गया जो श्मशान घाट की तरफ जाता था। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो नींद में चल रहा हो। श्मशान घाट उसकी कोठी से ज़्यादा दूर नहीं था। 15 मिनट बाद वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन काली के पुराने मंदिर के पास पहुंचकर वो इस तरह चौंका जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से झंझोड़ कर जगा दिया हो। आसपास का जायज़ा लेने के बाद उसके जहन को एक झटका लगा। ना चाहते हुए भी वो इस वक्त ठीक उस जगह खड़ा हुआ था जहाँ लच्छू ने मिलने के लिए कहा था। शायद ये लच्छू की गुप्त शक्तियों का करिश्मा था जो अरुण चौधरी की सोचने समझने की सारी योग्यताओं को समाप्त करके उसे पुराने काली मंदिर तक खींच लाया था। अरुण चौधरी का जिस्म पसीने से नहा गया। घुप अंधेरों में खड़ा वो इधर उधर देख रहा था। अचानक पुराने मंदिर के दरवाजे खौफनाक आवाज़ में चरमराए। अरुण चौधरी खौफ और दहशत के मारे उछल पड़ा। उसने डरते डरते पलट कर देखा तो लच्छू का घिनौना वजूद किसी प्रेत की तरह लहराता बल खाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। कौन है? अरुण ने बौखला कर पूछा। मैं लच्छू हूँ सरकार, आपका सेवक, लच्छू करीब आकर खुरदरी आवाज़ में बोला। अंधेरे में उसकी खून की प्यासी चमकती हुई आंखें इस वक्त और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थीं। लच्छू, अरुण चौधरी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। मुनासिब होगा कि तुम इस मुलाकात का मकसद कम से कम शब्दों में बता दो। आप कुछ व्याकुल नज़र आ रहे हैं सरकार, लच्छू ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। किस बात की चिंता सता रही है आपको?
मैं इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि कोई तीसरा शख्स रात के 12:30 बजे इस वीराने में हमें मिलते और बातें करते हुए देखे। इसी कारण तो मैंने इतनी रात गए आपको यहाँ बुलवाया था, लच्छू ने कहा। बेफिक्र हो जाइए सरकार, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई जंगली दरिंदा भी इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। जीवन अमूल्य है, जानबूझकर कौन मौत के मुंह में आएगा। फिर भी हमारे लिए सतर्क रहना ज़रूरी है, अरुण चौधरी ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे ऑफिस की गुमशुदा फाइल का पता लगा लोगे? आप सेवक को मौका तो दें सरकार, लच्छू ने सरगोशी की। एक लापता फाइल तो क्या, आपकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। क्या मतलब? मैं पुराने किले के उस शाही खजाने की बात कर रहा हूं सरकार, जिसने आपके दिल में हलचल मचा रखी है। लच्छू का लहजा अभिमान भरा था। शाही खजाने का नाम सुनकर अरुण चौधरी चौंका। लच्छू को उसके दिल की बात कैसे मालूम हो गई, ये सोचकर उसे हैरत हुई थी। वो टटोलती हुई निगाहों से लच्छू को देखते हुए बोला, मैंने तुमसे खजाने का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन छोड़िए भी सरकार, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मित्रों की तरह खुलकर बातें करें। लच्छू अपने घिनौने होठों पर घृणित मुस्कान बिखेरते हुए बोला, चंदनगढ़ के वासियों का ये ख्याल गलत नहीं है कि मैंने कठिन अनुष्ठान और देवी देवताओं की तपस्या द्वारा कुछ गुप्त शक्तियां भी प्राप्त की हैं। मुझे इस बात का पता भी अपनी शक्ति से चला है कि आपके मन में शाही खजाना प्राप्त करने की तड़प है, परंतु लच्छू से हाथ मिलाए बगैर आप उस धन को नहीं पा सकेंगे, जिसके लिए अब तक सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अरुण चौधरी स्तब्ध खड़ा रह गया। लच्छू इतनी आसानी से दूसरों के मन के भेद भी जान सकता है, ये बात उसके लिए बड़ी हैरत अंगेज थी। कुछ देर वो अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाता रहा। उसे बड़ी तेज़ी से अपनी और लच्छू की हैसियत का फ़र्क महसूस हो रहा था। लच्छू से दोस्ती की बात लोगों की जानकारी में आने के बाद वो लोगों की निगाहों में अपनी हैसियत भी खो सकता था और उनमें सरगोशियाँ होनी भी शुरू हो जानी थी। मगर खजाने का लालच उसे लच्छू में दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो आखिरी नतीजे पर पहुंचकर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि किले में खजाना अभी तक मौजूद होगा? अवश्य होगा, लच्छू ने बड़े विश्वास से जवाब दिया। मैंने इसके लिए बड़े पापड़ बेले हैं सरकार। विश्वास ना होता तो आपके निकट आने की कोशिश भी कभी ना करता। और क्या तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि हम दोनों मिलकर उसे हासिल कर सकते हैं? अरुण चौधरी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं सरकार, लच्छू ने हल्का सा व्यंग किया। यदि मुझे विश्वास होता कि आपके बगैर ही मैं उस करोड़ों के खजाने को हासिल कर लूँगा, तो फिर मुझे आपको साझीदार बनाने की क्या ज़रूरत थी? बात उचित थी। लच्छू जिस तरह बहाने से अरुण चौधरी से मिला था, उसे देखते हुए पहले से ही यकीन था कि लच्छू के उससे मिलने आने के पीछे ज़रूर कोई ख़ास मकसद था। लच्छू ने खुलकर वो मकसद बताया था तो अरुण चौधरी के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। लच्छू महान शक्ति का मालिक और काले जादू का माहिर होने के बावजूद मेरे बगैर खजाना हासिल नहीं कर सकता। अरुण चौधरी के जहन में ये ख्याल उभरा तो दिल में खजाना हासिल करने की इच्छा और बलवती हो गई। उसने लच्छू को और कुरेदने के लिए पूछा, क्या तुमने अपनी शक्ति से इस बात का भी पता चला लिया है कि खजाना किले के किस भाग में और कहाँ दफन है? इसी कारण तो मैं आपसे गठजोड़ कर रहा हूँ सरकार, लच्छू ने चारों तरफ देखते हुए बड़े धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? अरुण चौधरी चौंका। आपको एक अनुष्ठान करना होगा जो मैं नहीं कर सकता, लच्छू ने सरगोशी की। अगर आप इसमें सफल हो गए तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में दफन खजाने का पता लगा सकेंगे। आपके ऑफिस की खोई हुई फाइल भी मिल जाएगी। इसके अलावा हम जो कुछ भी मालूम करना चाहेंगे कर सकेंगे। तुम खुद वो अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकते? अरुण चौधरी ने संदेह से लच्छू को घूरा। मुझे उम्मीद थी कि आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। इसका कारण ये है कि मैं काले जादू का माहिर अघोरी हूँ और अघोरी को गंदी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। ये दूसरे तरीके का काम है जिसे मैं नहीं कर सकता। आप हिम्मत करें तो सफल हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी? ऐसा संभव होता तो मैं कोई तीसरा आदमी बड़ी आसानी से पकड़ सकता था, लच्छू ने सरसराते लहजे में कहा। मैंने अपनी शक्ति से ये बात मालूम कर ली है
कि वो अनुष्ठान आप कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा मुझे? अरुण चौधरी होठों पर जुबान फेरते हुए बोला। लच्छू ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली सरकार कि दोस्ती पक्की हुए बगैर ही करोड़ों के खजाने का राज किसी दूसरे को बता दे। मैं समझा नहीं। अरुण चौधरी ने लच्छू को तेज निगाहों से घूरा। तुम क्या कहना चाहते हो? अनुष्ठान से पहले हम दोनों को एक दूसरे को विश्वास दिलाना होगा कि हम में से कोई भी एक दूसरे से फरेब नहीं करेगा, लच्छू ने बेहद खुरदरे लहजे में कहा। फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं आपका सेवक, आपके चरणों की धूल हूँ सरकार, लेकिन दोस्ती के बंधन में बंधने से पहले हमें देवी देवताओं की सौगंध लेकर वचन देना होगा कि हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और खजाने में आधे आधे के भागीदार होंगे। अरुण चौधरी ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो कसम खाने से हिचकिचा रहा था, वो भी लच्छू जैसे घृणित आदमी के साथ। लेकिन खजाने का लालच ऐसा था कि वो अंदर से डांवाडोल भी हो रहा था। उसके जहन में बार बार ये बात उभर रही थी कि वो इस वक्त लच्छू से बात कर रहा था, जो अपनी काली ताकत और काली करतूतों की वजह से पूरे चंदनगढ़ में किसी शैतान की तरह मशहूर था। लोग उसके साए से भी दूर रहते थे। मगर इन तमाम बातों के बावजूद खजाने का लालच उसे लच्छू से दोस्ती करने पर उकसा रहा था। लच्छू की लाल लाल खौफनाक आंखें अरुण चौधरी के चेहरे पर ही जमी हुई थीं। शायद वो उन आँखों का ही जादू था जिसने अरुण चौधरी को हरा दिया था। उसने डरते डरते देवी देवताओं की कसम खाकर वादा लिया था कि वो खजाना प्राप्त करने में लच्छू का साथ देगा और उससे कोई छल कपट नहीं करेगा। बाद में लच्छू ने भी देवी देवताओं की लंबी चौड़ी कस्में खाकर अरुण चौधरी को यकीन दिलाया था कि वो उसके साथ कभी धोखा फरेब नहीं करेगा। फिर उन्होंने हाथ मिलाए थे और ज़रूरी बातें तय करते रहे थे। अब बताओ मुझे कौन सा अनुष्ठान करना होगा? अरुण चौधरी ने वक्त का अंदाज़ा लगाकर बड़ी बेचैनी से पूछा था। जवाब में लच्छू के भद्दे होठों पर एक गलीज मुस्कुराहट उभरी थी। फिर वो अरुण चौधरी के कुछ और करीब होकर उस अनुष्ठान के बारे में विवरण बताने लगा जिसे पूर्ण करके वो शाही खजाना हासिल करने में कामयाब हो सकते थे। अरुण चौधरी ने अनुष्ठान के बारे में विस्तार से सुना तो वो स्तब्ध रह गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। लच्छू ने जो अनुष्ठान बताया था उससे खौफ और दहशत की लहरें अरुण चौधरी के वजूद में दौड़ गई थीं और वो यूँ सहमी सहमी निगाहों से लच्छू की तरफ देख रहा था जैसे कोई माध्यम हिप्नोटाइज करने वाले को देखता है। अरुण चौधरी काफ़ी देर तक खड़ा लच्छू की जादू भरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने चौंक कर खौफ भरी निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। उसे अचानक ये खतरा महसूस हुआ था कि कहीं कोई तीसरा शख्स उनके करीब खड़ा उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था। दहशत और खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। नब्ज़ की रफ्तार बढ़ गई थी। धीरज सरकार, धीरज, लच्छू ने अरुण चौधरी की हालत का अंदाज़ा लगाकर कहा। अभी से यदि आपके हाथ पांव ढीले पड़ गए तो आगे आगे क्या होगा? चिंता किस बात की है सरकार, हम जो आपके साथ हैं। क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? अरुण चौधरी ने होठों पर जुबान फेरते हुए खौफ भरी आवाज़ में पूछा था। केवल यही एक रास्ता है सरकार जिस पर आपको अमल करना होगा। इस बार लच्छू ने बड़ी रहस्यपूर्ण गंभीरता और आज्ञा भरी आवाज़ में कहा था। एक बात कान खोल कर सुन लो। अब अगर आपने कदम पीछे खींचे तो आपको अपने किसी सबसे प्यारे से हाथ धोना पड़ेगा। अरुण चौधरी विवशता से थूक निगल कर रह गया। लच्छू की बताई हुई क्रिया अनुसार अरुण चौधरी को किसी होशमंद बच्चे को अपनी कोठी के किसी कमरे में उस वक्त तक कैद में रखना था जब तक वो मरणासन ना हो जाता। लच्छू ने ये बात भी बड़ी सख्ती से कही थी कि जिस कमरे में उस बच्चे को रखा जाए वहाँ रोशनी की हल्की सी किरण भी दाखिल ना हो सके। वहाँ सिर्फ 0 वाट के लाल रंग की रोशनी ज़रूरत पड़ने पर की जा सकती थी। इसके अलावा लच्छू ने सख्ती से ये हिदायत भी दी थी कि बच्चे को सिर्फ ऐसी मीठी चीज़ें ही ज़्यादा मात्रा में खिलाई जाएं जिससे उसकी प्यास बढ़े, मगर उसे पानी की एक बूंद से भी वंचित रखा जाए। नमक और नमकीन चीज़ें भी ना दी जाएं। फिर जब बच्चा प्यास से दम तोड़ने लगे तो किसी तेज़ धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी जाए और उसके दिल को चीर कर उसके खून से साफ़ सुथरी रूई की जितनी मात्रा भी संभव हो भिगो ली जाए।
इसके बाद की क्रिया लच्छू ने रूई प्राप्त होने के बाद बताने का वादा किया था। लच्छू, अरुण चौधरी ने बड़ी मुश्किल से जुबान खोलने की कोशिश की। तुम जानते हो मैं शादीशुदा हूँ। मेरे बीवी बच्चे इलाहाबाद गए हुए हैं। 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। उनकी मौजूदगी में। मैं समझ गया सरकार, परंतु अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आपने देवी देवताओं की सौगंध ली है। उस सौगंध को तोड़ने की स्थिति में आपको अपनी पत्नी या बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। लच्छू ने ठोस आवाज में कहा। मनुष्य तो एक सुंदरी के प्रेम में पड़कर बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाता है। शाही खजाना तो सैकड़ों नारियों के कोमल शरीर से भी अधिक आकर्षक और मूल्यवान है। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए सरकार। यदि शुभ घड़ी निकल गई तो लच्छू की शक्तियां भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकेंगी। आपको अपनी पत्नी या बालक में से किसी एक को अपनी सौगंध के कारण बलि चढ़ाना होगा। तुम मुझे डराने के लिए तो ऐसी खौफनाक बातें नहीं कर रहे हो? अरुण चौधरी ने धड़कते हुए दिल से पूछा। फिर बोला, एक बात तुम ये गांठ बांध लो लच्छू, अगर अब मेरी बीवी या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। छी छी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? लच्छू ने सपाट आवाज में कहा। मैं काली और भैरव की सौगंध लेकर वचन दे चुका हूं कि कभी आपके साथ छल कपट नहीं करूंगा। वो बच्चा कहाँ से आएगा? वो आपका ये सेवक उपलब्ध करवाएगा सरकार। लच्छू जल्दी से बोला। इस बात का भी वादा करता हूं कि वो बच्चा चंदनगढ़ का नहीं होगा। मैं उसे कहीं और से उठा लाऊंगा। क्या ये ज़रूरी है कि उस बच्चे को मैं अपनी ही कोठी में रखूं? अरुण चौधरी ने पूछा। क्या उसे किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर नहीं रखा जा सकता? जगह की कोई पाबंदी नहीं सरकार, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा हाथ से निकल गया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी रही। मुझे पूरा विश्वास है सरकार कि आप अवश्य सफल होंगे और उसके बाद माया रानी हमारी दासी होंगी। लच्छू बड़े आत्मविश्वास से बोला। अरुण चौधरी रात के 3 बजे तक मंदिर के करीब खड़े अंधेरे और डरावने माहौल में लच्छू से रहस्यमय ढंग से बातचीत करता रहा। फिर वो घर वापस चल दिया। अपनी कोठी में दाखिल होने के लिए उसने एक बार फिर पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया ताकि चौकीदार की नज़रों से भी बचा रहे। अपने बेडरूम में पहुंचकर अरुण चौधरी ने चैन की सांस ली। जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर वो सोने के इरादे से बिस्तर पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तमाम रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कई बार उसके जहन ने मशवरा दिया कि वह लच्छू की बातों को सिरे से भूलकर उस खतरनाक अनुष्ठान से किनारा कर ले, लेकिन फिर बीवी और बच्चे के ख्याल से उसका दिल धड़कने लगता था। हो सकता था कि लच्छू ने उसे अनुष्ठान में गंभीरता से रुचि लेते रहने के लिए महज उसे बीवी बच्चे से हाथ धोने की धमकी भर ही दी हो, लेकिन इसके बावजूद अनिल चौधरी पूरी तरह लच्छू के जादू में गिरफ्तार हो चुका था। इसके पीछे कारण कुछ तो लच्छू की शैतानी ताकतों का खौफ था और दूसरे खजाना हासिल करने का लालच भी था, जिसने उसके जहन में कश्मकश की स्थिति पैदा कर रखी थी। वो कठोर इरादों वाला होने के बावजूद असामान्य हालत के ताने बाने में उलझकर बेबसी का शिकार हो गया था और उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने नौकर के आग्रह पर लच्छू को मिलने के लिए बुला लिया था। उस मुलाकात में उसकी अपनी इच्छा का भी हाथ था, जिसे नौकर के आग्रह ने उकसा दिया था। लच्छू ने जो अनुष्ठान बताया था उसके संभावित भयानक परिणामों से अरुण चौधरी अच्छी तरह वाकिफ था और उसकी संगीनी से भी परिचित था। ये विचार अरुण चौधरी के जहन को रह रहकर परेशान कर रहे थे। उसकी हालत किसी ऐसे शख्स जैसी थी जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक दलदल में फंस गया हो। इस दलदल से निकलने के लिए वो जितने जहन के घोड़े दौड़ा रहा था उतना ही और धंसता चला जा रहा था। आने वाले लम्हों के भयानक पहलुओं ने उसे दिमागी तौर पर बुरी तरह झंझोड़ डाला था। फिर इन्हीं ख्यालों में उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चल सका था। लच्छू की आवाज़ जूलिया के मुंह से सुन लेने के बाद जेम्स के सारे कसबल निकल गए थे। वो अंदर ही अंदर पेचो दाव खाता रहा था। उसके जहन में चिंगारियां चटक रही थीं। लच्छू की गुप्त और शैतानी ताकतों ने न सिर्फ जूलिया से शारीरिक संबंध स्थापित किया हुआ था, बल्कि उसकी आत्मा तक पर कब्जा कर लिया था। ये बात जेम्स के लिए खतरे के अलार्म से कम नहीं थी। वक्ती तौर पर जेम्स भी दूसरे अंग्रेज़ों की तरह डिप्लोमेसी से काम लेकर खामोश हो गया था, लेकिन उसका जहन अब भी तेज़ी से काम कर रहा था। उसे सबसे ज़्यादा आशंका इस बात की थी कि लच्छू जब चाहे जूलिया की आत्मा पर कब्जा करके
उसकी आंखों से जेम्स की एक एक हरकत पर नज़र रख सकता है, उसकी बातें सुन सकता है। फिर जेम्स के प्लान से आगाह होने के बाद चंदनगढ़ के लोगों को जेम्स की खतरनाक चालों और इरादों से वक्त से पहले ही सतर्क कर सकता है। जेम्स ने अपनी मेहनत और चालबाजियों से बरसों बाद जो मुकाम हासिल किया था, उसे पल भर में हाथ से निकलते देखकर वो तिलमिला उठा था। लच्छू ने जूलिया की जुबानी जो कुछ कहा था वो गलत भी नहीं था। जेम्स भी दूसरे अंग्रेज़ों की तरह खाओ पियो और ऐश करो की पॉलिसी का कायल था। चंदनगढ़ में उसे इसके कई मौके उपलब्ध रहते थे। चंदनगढ़ में उसके नाम का डंका बजता था। दूर दराज के इलाकों से बड़े बड़े लोग महज माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात या उन्हें कोई अर्जी देने की गर्ज लिए आते थे और इन कामों के लिए जेम्स की खुशामदें किया करते थे। लेकिन लच्छू के अचानक सामने आ जाने से उसकी बनी बनाई साख मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। जेम्स इस वक्त बगल में नग्न पड़ी जूलिया के तौबा शिकन और गुलाबी शरीर के उतार चढ़ाव को बड़ी हिकारत से देख रहा था। पहले उसे लच्छू के जूलिया से नाजायज़ संबंधों पर एतराज़ था। वो खुद दूसरी हसीन औरतों पर अपना पूरा पूरा हक समझता था, लेकिन अपनी बीवी को किसी और की गोद में पड़ते देखना जेम्स के लिए रूह कपा देने वाला काम था। लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि उसकी रगों में खालिस अंग्रेज़ी खून दौड़ रहा था। मुमकिन था कि उसकी माँ ने भी उसके बाप से छुपाकर किसी और से संबंध बना रखे हों, लेकिन वो तीसरा खून भी ज़रूर अंग्रेज़ी ही रहा होगा। जेम्स को अपने खून पर गर्व था, लेकिन जूलिया के खून में किसी नापाक हिंदुस्तानी खून की मिलावट उसे पसंद नहीं थी। दूसरे अंग्रेज़ों की तरह जेम्स भी इस कला में माहिर था कि अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगे तो वक्ती तौर पर पॉलिसी चेंज करके सिचुएशन को संभाला जा सकता है। अपने मतलब के लिए वक्ती तौर पर घुटने टेक देना भी उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। प्रजा बनकर शासक की जड़ों को खोखला करना और फिर खुद शासक बन बैठना उसने अपने पूर्वजों और अपनी कौम से सीखा था। काफ़ी देर तक वो खामोश खड़ा जूलिया को घूरता रहा और खून के घूंट पीता रहा। फिर वो अपनी पॉलिसी बदलने के बारे में ठंडे दिल से सोचने लगा। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जूलिया को लच्छू के साथ रंगरलियां मनाने का मौका देकर वो अपनी डगमगाती स्थिति को किसी और पॉलिसी से संभाल सकता था। लच्छू की काली शक्तियों से टक्कर लेना जेम्स के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उसने वक्ती तौर पर जूलिया और लच्छू के संबंधों की तरफ से आंखें मूंदे रखने का फैसला कर लिया था। इसी ख्याल से एक नई पॉलिसी पर अमल करते हुए उसने लच्छू को दोस्ती की दावत दी थी। लेकिन लच्छू ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसे याद दिलाने की कोशिश की थी कि जूलिया उसकी छत्र छाया में है और अगर जेम्स ने उनके दरमियान खाई पैदा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम राजपाल से भी भयानक होगा। उस जुमले की गूंज जेम्स को कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए उकसा रही थी। वो सीधे तौर पर लच्छू से विरोध करने से मजबूर था, लेकिन उसकी शैतानी हरकतों को खुली छूट देकर वो उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि वो जूलिया को तलाक देकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा ले, लेकिन अगले ही पल उसे ये ख्याल रद्द करना पड़ा। तलाक के बाद अगर जूलिया चंदनगढ़ में ही रहकर लच्छू के साथ रंगरलियां मनाती रहती तो उसमें भी जेम्स की नाक कटनी थी। जेम्स किसी ज़ख्मी दरिंदे की तरह होठ चबाता रहा। फिर उसके जहन में एक ख्याल बड़ी तेज़ी से उभरा था, लोहा काटने के लिए लोहे की ही ज़रूरत होती है। इस ख्याल के आते ही जेम्स के जहन में बाबा राहत का नाम बिजली बनकर कौंधा था। बाबा राहत एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो पुराने किले के दामन में एक अधपके मकान में रहते थे। उनके श्रद्धालुओं में चंदनगढ़ और आसपास के इलाकों के हज़ारों लोग थे, जिनमें कई बड़े लोग भी थे। इनमें हिंदू, मुसलमान और सिख सभी कौमों के लोग शामिल थे। ये सभी लोग राहत बाबा की आध्यात्मिक शक्ति से लाभ उठाते रहते थे। जेम्स को ये बात अपने ख़ास आदमियों के ज़रिए मालूम हो चुकी थी कि लच्छू, जो चंदनगढ़ में काला बुखार के नाम से भी मशहूर था, वो बाबा राहत के आस्थाने के करीब भी कभी नहीं फटकता था। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मशहूर थी कि चंदनगढ़ वालों के अनुरोध के बावजूद बाबा राहत ने भी लच्छू को काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। वो लोगों की दाद फरियाद सुनते थे, लेकिन आसमान की तरफ निगाहें और दोनों हाथ उठाकर कहते थे, वही दोनों जहां का मालिक है, पूरब का भी और पश्चिम का भी बेताज बादशाह है। उसके अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, कोई बात उससे छिपी हुई नहीं है। वो सब कुछ देख और सुन रहा है। जो मांगना है उसी से मांगो, वही सबसे बड़ा है, बाकी सब धोखा है, फरेब है। जिस मकान में राहत बाबा का आस्थाना था वो मकान सरकारी ज़मीन पर कायम था। उस ज़मीन पर किसी भी किस्म के निर्माण की इजाज़त नहीं थी।
लेकिन अचानक एक दिन चंदनगढ़ वालों ने वहाँ एक कच्चा पक्का मकान खड़ा देखा तो हैरान रह गए थे। उस मकान के बारे में चंदनगढ़ में चमगोइयाँ शुरू हो गई थी। बात प्रशासन तक पहुँची थी तो बुलडोजर चल पड़े थे। किसने और कब ये मकान बनवाया था ये बात किसी को मालूम नहीं थी। हैरत और ताज्जुब की बात ये भी थी कि उस मकान में कोई भी नहीं रहता था। किसी ने उस पर अपना दावा भी नहीं किया था। बहरहाल सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। मकान को धराशाही कर दिया गया और उसके तमाम मलबे को सरकार के हक में ज़ब्त कर लिया गया था। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ था उसने चंदनगढ़ के वासियों के साथ साथ सरकारी तंत्र के लोगों को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। राहत बाबा के उस मकान को 15 दिन के अंदर 7 बार तोड़ा गया था और हाथों हाथ उसका मलबा उठवाया गया था। लेकिन हर बार सख्त पहरे और कड़ी निगरानी के बावजूद वो मकान दोबारा खड़ा नज़र आने लगता था। फिर चंदनगढ़ के बुज़ुर्गों ने जेम्स से मुलाकात की थी तो जेम्स ने लोगों के बहुत अनुरोध के बाद इस शर्त पर मकान को बनाए रखने की इजाज़त दी थी कि अगर वहाँ मकान के आसपास की और ज़मीन को भी घेरने की कोशिश की गई तो वो उस मकान को भी गिरवा देगा। जेम्स के इस हुक्म के बाद अचानक मकान में एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाले एक बुज़ुर्ग को देखा गया था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा थी, लेकिन उसकी सेहत ईर्ष्या योग्य थी। वो बड़ा नर्म बोलने वाला और मीठी बातें करने का आदी था। उसके पास सिर्फ एक ही काम था, या तो खुदा की इबादत करना या फिर मकान के बाहर नीम के ऊंचे पेड़ के तने से टेक लगाकर तस्बीह पढ़ना। वो कौन था, कहाँ से आया था, ये बात भी कोई नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई तो पता चला था कि उसका नाम राहत शाह है। लोगों ने सम्मान से उसे राहत बाबा कहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक तो लोग आकर बैठते थे और अपने मन शांत करके चुपचाप चले जाते थे, लेकिन फिर लोगों ने उससे गंदे तावीज़ मंगवाने शुरू कर दिए थे। राहत बाबा का एक ही जवाब होता था, ऊपर वाले से मांगो, उससे लो लगाओ, जो कुछ भी मांगना है उसी से मांगो, उसके यहाँ किसी भी जन धन की कमी नहीं है। इसीलिए ज़रूरतमंदों की भीड़ काई की तरह फटती चली गई थी। जो सच्चे श्रद्धालु थे और किसी बुज़ुर्ग की सोहबत से सिर्फ मन की शांति चाहते थे, सिर्फ वही बाकी रह गए थे। राहत बाबा ने इनसे मिलने के लिए भी वक्त फ़िक्स कर रखा था ताकि उसकी अपनी इबादत में बार बार खलल ना पड़े। मतलब ये कि राहत बाबा का नाम भी चंदनगढ़ के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया था। एक बार जेम्स ने भी राजनीतिक रूप से ज़ाहिरी तौर पर बड़ी श्रद्धा से राहत बाबा के आस्थाने पर हाज़िरी दी थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये मालूम करना था कि कहीं राहत बाबा के रूप में कोई विदेशी जासूस कोई गड़बड़ी फैलाने तो चंदनगढ़ में नहीं आ बैठा था। जेम्स का अंदाज़ा गलत साबित हुआ था तो उसने भी इत्मीनान की सांस ली थी। उसके बाद जेम्स को राहत बाबा के बारे में कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त होती रहीं कि वो कोई पहुंचा हुआ पीर फ़कीर है जो अपनी रूहानी ताकतों से दूसरों की मुसीबतें दूर करने की क्षमता रखता है और लच्छू भी उसके साए तक से दूर ही रहता है। जेम्स ने राहत बाबा के करिश्मों की सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस वक्त जब लच्छू ने खुद उसके दिमाग पर चोट लगाई थी तो जेम्स को फ़ौरन राहत बाबा का ख्याल आ गया था। लोहे को लोहा काटता है वाली कहावत जेम्स के जहन में उभरी तो उम्मीद की एक किरण ने जेम्स को राहत बाबा के आस्थाने पर हाज़िरी देने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वो इतनी खामोशी और राजदारी से राहत बाबा से मिलना चाहता था कि किसी को भी इस बारे में कानो कान भनक ना मिल सके। राहत बाबा नमाज से फारिग होकर उठे और हमेशा की तरह दीवार से टेक लगाकर तस्बीह पढ़ने बैठ गए। उनके जिस्म पर सफ़ेद धवल लिबास था जिस पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे। कमरे में एक तरफ चटाई का बिस्तर लगा हुआ था, पानी का एक मटका रखा था और एक तरफ मैली सी दरी बिछी हुई थी। दरी और चटाई के बीच में टीन का एक पुराना संदूक पड़ा नज़र आता था, लेकिन राहत बाबा की शख्सियत इस सब से ऊंची, अलग और स्पष्ट नज़र आती थी। वो इस वक्त कोई वजीफ़ा पढ़ने में व्यस्त थे। काफ़ी देर तक वो तस्बीह के दानों पर उंगलियां घुमाते रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ठोड़ी सीने में लग गई। ये समाधि अवस्था थी जो काफ़ी देर तक कायम रही। पूर्वी कोने में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी जिसकी मध्यम रोशनी में भी बाबा राहत का वजूद चमकता नज़र आ रहा था। वो अपने वजीफ़े में पूरी तरह गुम, खुदा से लो लगाए हुए थे। ये उनका नित्य नियम था कि ईशा की नमाज के बाद वो कई घंटे इसी अंदाज में बैठे रहते थे। अक्सर रात बीत जाती थी, लेकिन उनकी ध्यानावस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस वक्त भी वो करीब 1 घंटा इसी अवस्था में रहे। फिर अचानक तस्बीह पर चलती हुई उनकी उंगलियां थम गईं। उन्होंने सर उठाकर चारों तरफ देखा था। उनका अंदाज़ा ऐसा ही था जैसे वो कमरे में किसी और की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों।
उनकी निगाहें कमरे में घूमती हुई फैली दरी पर जाकर ठहर गई। होठों पर एक मुस्कान उभर आई, होठ हिले और राहत बाबा की आवाज़ धीरे से कमरे में उभरी। तुमने आज फिर बड़ी राजदारी से मेरे कमरे में आने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उनकी बात पूरी होते ही मैली दरी पर एक शख्स बैठा नजर आने लगा था। वो बड़े सम्मान के साथ आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी उम्र 30 और 35 के पेटे में नजर आ रही थी। चेहरे पर घनी मूछें और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। चेहरे पर नरमी और खुरदुरेपन के मिले जुले भाव भी स्पष्ट थे। सिर के बाल घने काले थे और पीछे की तरफ गर्दन तक बढ़े हुए थे। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए चला आया। अगर मेरी वजह से कोई जहमत हो तो। वो खामोश हो गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अबू अल रशीद कि तुम मेरे लिए एक अच्छे साथी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। राहत बाबा ने वात्सल्य से भरपूर स्वर में कहा। फिर दीवार के पास से हटकर चटाई पर आ गए और बोले, सुनाओ, कैसी गुजर रही है? आपका प्यार और मेहरबानी है। कैसे आना हुआ? थोड़ी सी खामोशी के बाद राहत बाबा ने संजीदा लहजे में पूछा। सलाम के लिए आया हूँ। अबू अल रशीद का संबंध जिन्नों के एक नेक जत्थे से था। उसने मुस्कुरा कर कहा, आपको देखकर आंखों में ठंडक पड़ जाती है, दिल में तरावट का एहसास जाग उठता है। मुझे खुशी है कि तुमने बुज़ुर्गों के पास बैठने का तरीका सीख लिया है। अब तुम अपने कबीले के दूसरे आदमियों से अलग नज़र आने लगे हो। ये भी आपके कदमों की बरकत है। लच्छू के बारे में अब तुम्हारे ख्यालों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ। राहत बाबा ने बड़े नरम स्वर और ठहरे हुए लहजे में कहा, कुदरत उसे अभी ढील दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा और खौफनाक होता है। आपका हुक्म था, इसीलिए मैं भी खून के घूंट पीकर रह गया, वरना उसकी गर्दन मरोड़ कर हमेशा के लिए उसका किस्सा पाक कर चुका होता। अबू अल रशीद ने इस बार ज़रा तेज़ लहजे में जवाब दिया। उसकी कमीनगी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। चंदनगढ़ के अमन पसंद लोगों के लिए वो खौफ और दहशत का निशान बनता जा रहा है। ऐसी हालत में अगर उसकी थोड़ी सी ठुकाई रगड़ाई कर दी जाए तो मुनासिब रहेगा। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं अबू अल रशीद। राहत बाबा ने कहा, तुमसे मेरी पहली मुलाकात जिन हालात में हुई थी वो मुझे आज भी याद है। उस वक्त तुम्हारी रगों में दहकती हुई आग दौड़ती थी, तुम्हारी आंखों में शोले भड़कती थी, तुम्हारे लहजे में ये नरमी और ठहराव नहीं हुआ करता था। अपने कबीले के दूसरे नौजवानों की तरह तुम भी बात बात पर आग बबूला हो जाती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम बहुत संभल गई हो। जो लुत्फ़ माफ़ कर देने में है वो इंतकाम में नहीं है। फिर भी अगर तुम लच्छू की गर्दन मरोड़ने या ठुकाई का इरादा कर चुके हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। आपको शायद नए हालात का अंदाज़ा नहीं है मेरे मोहतरम। मोहतरम यानी आदरणीय। अबू अल राशिद ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, लच्छू की शैतानी हरकतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। वो खुद गंदगी के ढेर में कलाबाजियाँ खाता रहा और अब वो हरामज़ादा शरीफ लोगों को भी अपनी राह पर लगाने के लिए सब्ज़ बाग दिखा रहा है। क्या ऐसे शख्स की गर्दन नाप देना गुनाह है? अपने अपने सोचने का अंदाज़ है मेरे अजीज़। राहत बाबा ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, उस ऊपर वाले की बातों को उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। मेरी इस रिहाइश की ही मिसाल ले लो। हुकूमत के सरफिरे अफसरों ने 7 बार इसे तोड़ कर गिराया। फ़ौज और पुलिस के माअसला जवान निगरानी पर तैनात होते थे, लेकिन कुदरत उनकी आंखों पर पट्टियां बांध देती थी। ये मकान उसके हुक्म पर दोबारा तैयार हो जाता था। थक हार कर हाकिमों ने कदम पीछे हटा लिए थे, इसीलिए कि ये कुदरत की मर्जी थी। बंदा तो लाचार है अबू अल रशीद, कठपुतली है जो ख्वाहिशों की डोरी से बंधा दौलत और हवस के इशारों पर नाच रहा है। तुम किस किस की गर्दन नापते फिरोगे? क्या किसी मासूम को भूखा प्यासा रखकर मार देना जायज़ है? अबू अल रशीद ने पहलू बदल कर सवाल किया। जायज़ और नाजायज़ को जांचने के लिए भी कुदरत ने अनगिनत पैमाने बना रखे हैं। क्या सही है और क्या गलत, वो ऊपर बैठा सब जांच रहा है। उसने जुर्म और सज़ा की मीज़ान बंदों के हवाले करके गुनाह और सबाब के भेद साफ तौर पर खोल कर रख दिए हैं। क़यामत के रोज़ यही मीज़ान दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देंगे। तुमने किसी मासूम और बेगुनाह के कत्ल का सवाल उठाया है। मुमकिन है इसमें भी ऊपर वाले का कोई मकसद हो सकता है कि एक जान के बदले कई जानें लेकर वो दूसरों के लिए एक सबक पेश करना चाहता हो, जो रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में महफूज रहे और लोग उसे याद करके तौबा करते रहें। ठंडा करके खाना अच्छा होता है मोहतरम, लेकिन कभी कभी गर्म खाना भी सेहत के लिए अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होता है।
अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो फिर मशवरे की क्या ज़रूरत है? राहत बाबा ने बड़ी सपाट आवाज़ में कहा। आप बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इसीलिए मैं रहनुमाई के इरादे से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। किसी को अंधेरे में रखना भी गुनाह के बराबर है, चाहे उसमें किसी की भलाई का पहलू ही क्यों ना निकलता हो। मैं कुछ समझा नहीं, अबू अल रशीद ने चौंक कर कहा। अपनी ज़ात के उस हिस्से को तलाश करो जिसे तुमने जानबूझकर खुद से अलहदा कर दिया है। क्या मैंने वो कदम उठाकर कोई गुनाह किया है? अबू अल रशीद का चेहरा तमतमा उठा। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो अबू अल रशीद, राहत बाबा ने नम्रता से कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी तसनीफ़ अर्थात रचना में आग शामिल है, लेकिन यह ना भूलो कि जिनको मिट्टी से पैदा किया गया उनमें खुदा का नूर भी शामिल है। अबू अल रशीद एक लम्हे को तिलमिला उठा था। मिट्टी और आग की फ़िलॉसफ़ी ने उसे उलझा दिया था। वो पलटकर कुछ कहना चाहता था कि राहत बाबा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बड़े धीमे स्वर में बोले, कुछ देर के लिए तुम किसी भी तीसरी शख्सियत के लिए नज़रों से ओझल हो जाओ। अबू अल रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें भी दरवाजे की तरफ उठ गई थी। राहत बाबा ने फिर माला के दानों पर उंगलियां घुमानी शुरू कर दी थी। दोबारा वो उस वक्त चौंके जब जेम्स ने डरते डरते चोरों की तरह कमरे में कदम रखा था। इतनी रात गए चंदनगढ़ के सबसे बड़े और ताकतवर शख्स को एक फ़कीर की झोंपड़ी में कदम रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? राहत बाबा ने चुभते हुए लहजे में पूछा। क्या सरकार ने फिर इस झोपड़े को गिरा देने का फैसला कर लिया है, या फिर इस बार मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादर किया गया है? आपके अंदाजे गलत हैं बाबा राहत। जेम्स ने चारों तरफ देख और अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि कमरे में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है, दबी ज़ुबान में कहा, मैं आपकी खिदमत में एक ज़ाती अर्ज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। हाकिम एक फ़कीर के दरवाजे पर? हैरत हो रही है। बाबा राहत की आवाज़ में भरपूर व्यंग था। इस वक्त मैं एक सवाली की हैसियत से आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, जेम्स ने वाकपटुता का जाल फेंकते हुए कहा। बाबा राहत जवाब देने के बजाय जेम्स की आंखों में दूर तक झांकने लगे। मैंने चंदनगढ़ के बड़ों से यही सुना है कि आप एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और लोगों की परेशानी में उनके काम आते हैं। जेम्स ने बड़ी श्रद्धा से बाबा राहत के करीब जाकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, फिर बड़ी राजदारी से बोला, क्या मैं यकीन रखूं कि इस वक्त हमारे दरमियान जो बातचीत होगी उसका पता किसी तीसरे को नहीं चलेगा? लच्छू की हरकतों से खौफजदा हो? बाबा राहत ने सपाट आवाज़ में पूछा। जेम्स हैरत से उछल पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसके ज़ुबान खोलने से पहले ही बाबा को उसके दिल का हाल कैसे मालूम हो गया था। फिर उसे फ़ौरन ही इस बात का यकीन हो गया कि लच्छू की तरह बाबा राहत भी कुछ गुप्त ताकतों का मालिक है। शायद यही वजह थी कि लच्छू भी उनसे कतराता है। बाबा, जेम्स ने अपनी पॉलिसी के मद्देनज़र हाथ जोड़ दिए, आपका ज्ञान सच्चा है। मैं इस वक्त लच्छू के सिलसिले में ही आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? लच्छू जैसे आदमियों का गुजरना हम गरीबों की झोपड़ियों के आसपास से नहीं होता। राहत बाबा ने ठोस मगर खुश्क लहजे में जवाब दिया। फिर जेम्स को घूर कर पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? वो शैतान आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान का दुश्मन बनता जा रहा है, जेम्स ने बनावटी रूप से बिसूरते हुए कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर चाहें तो उसका तोड़ कर सकते हैं। जोड़ तोड़ करना तो तुम जैसे सियासी लोगों के काम हैं। मैं तो एक हकीर यानी तुच्छ फ़कीर बंदा हूँ जो आप लोगों की इजाज़त से इस झोंपड़ी में ज़िंदगी के बचे खुचे दिन गुजार रहा हूँ। मुझे निराश ना करे बाबा जी। जेम्स ने गिड़गिड़ाने की एक्टिंग की। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा बाबा जी। जो कुछ करना था वो तो तुम्हारी बीवी कर चुकी। इस बार बाबा ने खुरदुरी आवाज़ में जवाब दिया था। उसी की ढील और तुम्हारी गफलत का नतीजा है कि लच्छू तुम दोनों पर हावी हो चुका है। तुम्हारी हैसियत उसके सामने दो कौड़ी की भी नहीं रही। इसीलिए तो आपके कदमों में हाजिर हुआ हूँ, जेम्स ने कहा और मजबूती से हाथ जोड़ लिए। जो बंदे अपने खुदा से डरते हैं वो और किसी से नहीं डरते। मुझे मालूम है मेरे बुज़ुर्ग, इसीलिए लच्छू कभी इधर गलत समझे। बाबा राहत ने कटु लहजे में कहा, मैं लच्छू की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं बाबा जी। तुम भी जिस किताब को मानते हो उसकी हिदायतें भुलाकर भटक रहे हो। बाबा राहत ने गहरी सांस ली। जो अपनी बड़ी किताब से गाफिल हो जाता है, अंधेरों में भटकना उसका मुकद्दर बन जाता है। गुनाहों के रास्तों से तौबा करके मुकद्दस किताब के रोशन असूलों को अपना लो। लच्छू तो पलीत है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप मेरे लिए कोई अमल कर दें बाबा जी।
मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। जेम्स ने बड़ी दीनता से कहा, जो चीज़ तुम खुद आसानी से हासिल कर सकते हो उसके लिए मेरे सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? मेरी एक बात याद रखो, जो शख्स खुद अपने लिए कुछ ना कर सकता हो, दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है? बाबा ने संजीदगी से कहा, मुझे क्या करना होगा? सीधे और सच्चे रास्ते पर चलना होगा। उन हिदायतों पर अमल करना होगा जो तुम्हारी खुदाई किताबों में दर्ज हैं। दगाबाजी, चालबाजी और गुनाहों से किनारा करना होगा। उन बातों को छोड़ना होगा जो इंसान को गुमराह कर देती हैं। बाबा ने उसे समझाया, इन सब कामों में तो वक्त लगेगा और लच्चू पहले ही मौत के तसव्वुर और हुकूमत के नशे ने मिलजुल कर तुम्हें बुज़दिल बना दिया है। बाबा ने कटु स्वर में कहा, आप मेरा हाथ थाम ले तो मैं बहादुर बनने का वादा करता हूँ। जेम्स ने इतनी मासूमियत से कहा कि बाबा राहत के नूरानी चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोले, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर लच्छू का रास्ता काटता रहूँगा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जेम्स ने जल्दी से कहा। तुम इसी वक्त सीधे और सच्चे रास्ते को अपना लो, और अगर मैं कभी तुम्हारे सामने कोई सवाल रखूं तो तुम उसे पूरा करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाओगे। मुझे मंजूर है, वादा करता हूँ। फिर तुम आराम और सुकून से जा सकते हो। लच्छू तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जेम्स के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गईं। उसने आगे झुककर राहत बाबा के पांव छुए, फिर उठकर तेज़ी से बाहर निकल गया। तभी अबू अल रशीद ने दोबारा प्रकट होते हुए पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं फिर से सब्र से काम लेने का मशवरा दूंगा, बाबा राहत ने नरमी से कहा। फ़िलहाल अपनी ज़ात के दूसरे पहलू पर ध्यान दो, आगे जो खुदा को मंजूर हो। अबू अल रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर वो राहत बाबा की तरफ देखता रहा, फिर हवा में घुलकर गायब हो गया।